ज्यादातर देशों पर हमला किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास काफी सैनिक, काफी हथियार और काफी पैसा हो। लेकिन भारत पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी सेना, इसकी टेक्नोलॉजी या इसके गठबंधन नहीं है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति है। भारत चीन की तरह इंसानों द्वारा बनाई गई दीवारों से सुरक्षित नहीं है। यह पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और महासागरों से सुरक्षित है। भारत के उत्तर में बर्फ और पत्थरों की एक दीवार खड़ी है, हिमालय, जो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो न्यूयॉर्क से मियामी तक की दूरी से भी ज्यादा फैली हुई है और इसका हर किलोमीटर जानलेवा है। हजारों किलोमीटर तक ये पहाड़ एक लगभग अभेद्य बाधा बनाते हैं। खड़ी चट्टानें, संकरे रास्ते, शून्य से नीचे का तापमान, सालिस और हवा इतनी पतली कि प्रशिक्षित सैनिकों को भी सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ से सेना को ले जाना सिर्फ मुश्किल नहीं है, बल्कि लगभग नामुमकिन है। टैंक चढ़ नहीं सकते, सप्लाई ट्रक खराब हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर तेज हवाओं से जूझते हैं, पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और इलाका दर रेगिस्तान में बदल जाता है, जो एशिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, रेत के तूफान से दिखना बंद हो जाता है, इंजन ज्यादा गर्म हो जाते हैं, सैनिक डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पूरी बटालियन धीमी गति से चलने लगती है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने इस रेगिस्तान को पार करने की कोशिश की और नाकाम रहा। उत्तर पूर्व में 7 बहने हैं, बाजाम सफर आसारी, घने जंगल, भारी बारिश, खड़ी पहाड़ियां, संकरी घाटियां। यह क्षेत्र गुरिल्ला रणनीति और घात लगाकर हमला करने के लिए बना है, न कि बड़ी हमलावर सेनाओं के लिए। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेनाओं ने म्यांमार से इस रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश की और इलाके ने उन्हें रोक दिया। तो क्या होगा अगर कोई समुद्र के रास्ते हमला करने की कोशिश करे? वह भी बहुत मुश्किल है। दक्षिण में दक्कन का पठार है, जिसके पश्चिम में अरब सागर के पास पश्चिमी घाट और बंगाल की खाड़ी के पास पूर्वी घाट है। ये क्षेत्र ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो घने जंगलों और भारी बारिश से ढकी हुई हैं। यहाँ सेना उतारना आसान नहीं है। और यह मत भूलिए कि भारत की नौसेना के पास 130 से ज्यादा युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमान वाहक पोत है, जो इसे और भी मुश्किल बना देता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी तरह कोई हमलावर पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और समुद्रों को पार कर लेता है। उनका इंतजार दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अनुभवी सेनाओं में से एक करती है। भारत के पास 10 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, जिन्हें भारी रिजर्व का समर्थन प्राप्त है। इसकी मिसाइल कमांड महाद्वीपों तक हमला कर सकती है और इस भारतीय सेना ने हर तरह की लड़ाई लड़ी है, ग्लेशियर, रेगिस्तान, जंगल और ऊंचाई वाले युद्ध के मैदान। लेकिन फिर आता है भारत का सबसे शक्तिशाली हथियार, परमाणु हथियार। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास पूरा न्यूक्लियर ट्राइड है, यानी जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की क्षमता। जमीन पर अग्नि मिसाइल सीरीज, हवा से मिराज 2000 और सुकोई Su-30 MKI जैसे विमान, और समुद्र में असली गेम चेंजर INS अरिहंत, एक परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। अगर भारत पर पहले हमला होता है तब भी वह पलटवार कर सकता है। उस असंभव स्थिति में भी जब कोई हमलावर कुछ शहरों पर कब्जा कर ले तो क्या होगा? भारत की असली ताकत उसके लोग हैं, 1.5 अरब लोग। किसी भी कब्जा करने वाले को सिर्फ सेना का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें लाखों नागरिकों का सामना करना पड़ेगा जो विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और लड़ेंगे। किसी भी आधुनिक शक्ति ने इतने बड़े और इतने विविध देश पर कभी भी सफलतापूर्वक कब्जा नहीं किया है। फिर आती है भू राजनीतिक कीमत। भारत कोई अलग थलग देश नहीं है, यह अमेरिका, यूरोप, रूस और जापान का एक प्रमुख साझेदार है। किसी भी हमले से प्रतिबंध लगेंगे, वैश्विक विरोध होगा और शायद अंतरराष्ट्रीय सैन्य हस्तक्षेप भी हो सकता है। आज की दुनिया में भारत पर हमला करना सिर्फ एक सैन्य जुआ नहीं है, यह एक आर्थिक आपदा है।